हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग कर रहे थे ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस और जो बुक था वो ये था। इसके झा का ग्रुप डी का जो सेट प्रैक्टिस है वही हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और सेट नंबर 2 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे सेट नंबर 3 से। एक बात ध्यान रखिएगा, पीछे लाइट का कमी है, लाइट कटा हुआ है और हम थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, आप एडजस्ट करेंगे। और लाइट कब आएगी कह नहीं सकते हैं और उसका इंतज़ार करेंगे तो समय फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। और सप्ताह में हम प्रयास करेंगे कम से कम 3 सेट जरूर लेकर के आएँ, ठीक है, एक दिन गैपिंग करके। तो प्रश्न संख्या 46 से स्टार्ट करेंगे और जाएगा प्रश्न संख्या 70 तक। यानी टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे और जल्द से जल्द करा देंगे, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पहले दिखता था बोर्ड पे, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता था, कभी इस साइड कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एडिटिंग करना होता था। तो मेरे पास जब समय था तो हम एडिटिंग कर लेते थे, लेकिन अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं एडिटिंग करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आपको प्रश्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा रास्ता है, आप प्रश्न को सुनिए क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 46 कहता है, जब n को 6 से भाग दिया जाता है, कहता है n को भाग दीजिए 6 से, ठीक है, तो शेषफल 4 आता है। तो शेषफल 4 आता है, जब भागा देते हैं तो यहाँ शेषफल 4 आता है। इसका मतलब है कि जब यहाँ 6 है, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ मान लेते हैं एक बार में लगा होगा, या फिर 2 बार में लगा होगा, या फिर 10 बार में लगा होगा, जो मानना है मान लीजिए, या 100 बार में लगा होगा। तो हम मान लेते हैं एक बार में लगा होगा। तो 6 कम 6 है ना, तो 6 कम 6, अब n में से 6 घटाइए तो आना चाहिए 4। तो n का वैल्यू कितना होगा? तो n में से 6, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब कहता है इसी जब 2n को 6 से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 2n। तो n बराबर कितना हो गया? 10। तो 2n बराबर क्या हो गया? 20। 20 को भागा दीजिए 6 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? 2 हमारा क्या आएगा? शेषफल। कोई दिक्कत? एक इसी का ट्रिक आता है क्या, देखिए पहले बार कितना आ रहा था शेषफल? 4। जब n को भागा दे रहे थे तो 4 आ रहा था, तो दोगुना को 2n को जब n दोगुना होगा तो शेषफल भी दोगुना होगा। तो 8 बचेगा शेषफल, किससे भागा देने पे? 6 से। अब बताइए शेषफल 8 कैसे बच सकता है? बच सकता है नहीं, तो फिर से भागा देंगे, शेषफल क्या आएगा? 2। तो यही हमारा दो रास्ते हैं करने के। अगला प्रश्न 47 नंबर कहता है, 47 है, दिख रहा होगा। कहता है 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 60 है। मतलब 4 लगातार संख्याओं का जो LCM है वो 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो 4 संख्या मान लेते हैं, x + 1, x + 2 और x + 3। ये 4 क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब लगातार संख्या है। कहता है पहली 2 का योग चौथी के बराबर है। पहली 2 का योग जो है इस चौथी के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 1, एक इसके बराबर है x + 3 के। इधर जाके x घटेगा तो x बराबर, इधर जाके घटेगा तो 2, x बराबर क्या हो गया? 2। अब क्या कहता है, चारों संख्या का योग कितना होगा? तो चारों संख्या का योग बताइए। तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 3, फिर 2 2 4 और 2 + 3 5। जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14। कहीं दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जो प्रश्न है 48 नंबर कहता है 1/3.5। नहीं, गलत। प्रश्न को हमने भी देखा तो हमें भी लगा कि 3.5 है, 5.7 है, 7.9 है, इस तरीके से पॉइंट है, लेकिन गलत है। ये पॉइंट नहीं है, ये है गुना में। क्या है? गुना में। थोड़ा सा इसमें फॉल्ट है, ये है गुना में। 1/3 × 5 है, ये पॉइंट नहीं है, गुना है, लेकिन प्रश्न आपको पॉइंट में दे रखा है। तो 3 × 5 है, 5 × 7 है, 7 × 9 है, 9 × 11 है, 11 × 13 है और 13 × 15 है, ठीक है। एक गुना का साइन है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ देखिएगा इंटरेस्टिंग है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। तो देखिए 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो जो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर हम ऊपर 2 ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर हम 2 से गुना करेंगे तो नीचे क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी में, इन सभी में से 2 से गुना करते हैं, 2 से भागा देते हैं। कोई दिक्कत? कट जाएगा, बराबर आएगा। जब 2 से गुना किए, 2 से भागा दिए, और जो ऊपर वाला 2 है ऊपर सब में गुना करते हैं, तो हमारा क्या बचेगा? 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा 2/3 × 5 + 2/5
5 गुने 7 प्लस डॉट 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 इस तरीके से लास्ट में बचेगा 2/13 गुने 15। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आगे आते हैं। 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5 इस टर्म को करके देखिए, इसको तोड़ के देखिएगा तो 3 गुने 5 एलसीएम होगा और 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, 5 माइनस 3, 5 से 5 कटेगा 3, तो क्या हुआ 2/3 गुने 5। तो सेम आया कि नहीं आया? हाँ, तो यही चीज़ तो ऊपर है। तो इस 2/3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5। ठीक है। इसी तरीके से जब अगला टर्म को करेंगे, इसको बंद करते हैं तो हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 7 है तो अगला क्या होगा? 7 9, तो 1/7 माइनस 1/9 होगा। इसी तरीके से करते करते जो लास्ट में होगा 1/13 माइनस 1/15 होगा। ठीक है। अब देखिएगा हम ब्रैकेट जब हटाएंगे, अरे भाई साहब यहाँ बीच में प्लस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, देखिए जब हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ बीच में प्लस था, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/5 से 1/5 कट गया, देखिए 1/7 से 1/7 कट गया, मतलब पहला टर्म का दूसरा पद और दूसरे टर्म का पहला पद कट रहा है। तो एक टर्म था, एक दूसरा था, एक तीसरा था, तो देखिए इसका दूसरा, इसका पहला, और इसका दूसरा, इसका पहला से कट गया। इसी तरीके से 1/13 भी कहीं ना कहीं किसी से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 1/2 और ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/15, यही तो बचेगा है। तो 1/2, अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम? 15। आई कितना हो जाएगा? 3 5 5 बार में कटेगा और यहाँ 15 कम 15, 5 माइनस 1, तो हो गया 1/2 गुने 5 में से 1 गया 4/15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, क्या हो गया हमारा 2/15। किसी को दिक्कत है ना? आप अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो सभी टर्म को लेकर के चलिए, थोड़ा सा बीच में जगह ज़्यादा चाहिए लेकिन आ जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। और सबसे पहली बात हम आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप इसी चीज़ को, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रहा है या ठीक है, लाइट हम कम कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको हम एक चीज़ बता दें कि इसी प्रश्न को, अगर आपके पास बुक है एसके झा का ग्रुप डी का सेट, तो उसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग किया हुआ है। इसमें ना बहुत सा टाइपिंग हम देखे हैं जहाँ क्वेश्चन गलत दे चुका है, लेकिन इसको सही करके लिखेंगे तो जो 6 है वो बाहर है, जबकि रियल में 6 बाहर नहीं है, अंदर है, ठीक है। यहाँ भी 3 अंदर है, यानी करनी हो गया, घातांक और करनी हो गया ना। चलिए इस तरीके से √3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको अगर बता दें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि √9 बताइए, तो एक तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, जानते हैं। दूसरा तरीका है कि 9 के पावर, जो यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है, तो 9 के पावर 1/2 लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2, तो 3 का स्क्वायर गुने 1/2, पावर में तो गुना हो जाता है, 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 1, क्या बचा हमारा 3। एक तरीका ये भी है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि, कहने का मतलब यही है सर जी कि अगर √9 है तो हम इसको लिखेंगे 9 के पावर 1/2, अगर क्यूब √9 है तो हम लिखेंगे 9 के पावर 1/3, अगर 5 देखिए इस तरीके से है तो लिखेंगे 9 के पावर 1/5। कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको बताना है कि जो 4 संख्या दे रखा है इसमें से सबसे छोटा कौन है। कभी कभी पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 के पावर 1/6, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/3, इसको लिखेंगे 5 के पावर 1/4, इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/2। अब देखिए 12 के पावर 1/6 तो हम जानते नहीं हैं, 4 के पावर 1/3 भी नहीं जानते हैं। तो अगर जैसे 5 के पावर 1/4 जानते हैं नहीं, लेकिन अगर 5 के पावर 4 रहता तो हम निकाल लेते। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/6, 1/3, 1/4, 1/2 को हम एक पूर्ण संख्या में लेके आएंगे, बटे वाले में नहीं, भिन्न में नहीं, दशमलव में नहीं, चूँकि हम दशमलव जानते नहीं हैं। तो जब पूर्ण संख्या में लेके आएंगे तो यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, सबका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 12। तो 12 इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब 6 से काट दिए, 6 दूनी 12, तो क्या बचा 6 का स्क्वायर,
सॉरी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 4 के पावर 4 कितना होगा, तो 4 चौके 16 चौका, अरे भाई साहब 4 चौके 16, देखिए 4 के पावर 4 क्या होता है, मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 4 के पावर 4 क्या हो गया 256। ठीक है, इसी तरीके से इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, तो 5 के पावर 3 कितना होगा 125, और 2 से काटेंगे 2 के पावर 6, 2 6 बार में कट गया तो 3 के पावर 6, जब 3 के पावर 6 करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 3, 6 हो गया, 3 3 6, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। अब बोलेगा इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा ए हमारा हो गया, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 125 वाला हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। कोई दिक्कत, हाँ कभी कभी इसी को बोल देता है आप बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, तो इसमें से देख के पता ही नहीं चलता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसी नियम का प्रयोग करके हम पता लगा लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, और हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देते हैं। तो आई होप इससे 3-4 क्वेश्चन आता है जो आप कर लेंगे भविष्य में कभी भी। देखिए क्या कहता है 30 संख्याओं का औसत 15 है। भाई साहब प्रश्न संख्या जो 50 है, कहता है 30 संख्याओं का जो औसत है वह 50 है, तो योग कितना होगा, तो योग होगा 30 संख्या है, इसका औसत कितना है 15 है, तो हमारा योग कुल कितना हो गया 450, योग कितना हो गया 450, मतलब कुल मिला के जो संख्याएँ हैं 300 उनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 450। अब कहता है इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है। कुल कितना संख्या सर जी, तो कुल है हमारा 30, तो 30 में से पहला 18, देखिए 18 संख्या इधर हो गया, इसका जो औसत है वो 10 है, और अगली 11 संख्याओं का जो औसत है उसका औसत कितना है 20 है, तो 18 11 कितना हो गया 29, तो शेष कितना बचा एक संख्या। अब इन सभी को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 450, यही 450 रहने देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए 18 संख्याओं का औसत कितना है 10, तो इसका योग कितना होगा, तो इसका योग हो जाएगा 18 दहें के 180। संख्याओं का योग बराबर क्या होता है जी, संख्याओं औसत गुने संख्याओं की नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, ये होता है औसत का फार्मूला होता है, औसत और योग का फार्मूला। तो 180 हो गया, 11 संख्या का औसत 20 है, तो 11 संख्या का योग कितना होगा, तो 11 गुने 20 कितना हो जाएगा 220। ये जो देखिए 18 11 29 लास्ट वाला संख्या मान लेते हैं x, इसकी संख्या कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा x गुने 1 x, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 450। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 450, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 200 2 400, ये 400 इधर का घट जाएगा तो क्या बचा हमारा 50। यही हमारा क्या रह गया आपका अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई 50 हो गई। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 51 कहता है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। देखिए 3 आदमी हैं ए बी सी, इसका जो वेतन का अनुपात है वो कितना है 3 2 और 9। तो इसको मान लेते हैं 3x इसका वेतन है, इसका 2x, इसका 9x, ये x है भाई साहब। हाँ कहता है यदि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। कहता है सी को बी से, तो सी को सी है, सी को बी से कितना ज़्यादा मिलता है, तो सी को बी से कितना ज़्यादा मिलता है तो 7x ज़्यादा मिलता है, और मिलता कितना है 2100 रुपया। x बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया सॉरी, 7x बराबर 2100 तो x बराबर 300। तो कहता है ए का वेतन बता दीजिए, तो ए का वेतन कितना है 3x, तो 3 और x का वैल्यू कितना है 300, तो कितना हो गया हमारा 900। किसी को परेशानी है? चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे। इसमें थोड़ा सा 2 शब्द का यूज किया गया है, एक है मूल और एक है मूल्य। दोनों में फ़र्क है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल, जहाँ से स्टार्ट हुआ, और मूल्य मतलब होता है प्राइस। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कहता है वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का, तो देखिए 2 बार मूल आ गया तो आदमी गड़बड़ा जाता है ना। तो ऐसा करेंगे, इसको पढ़ेंगे मूल्य की जगह इसको हम पढ़ेंगे कीमत, ठीक है। इसको देख कर घबराना नहीं है।
कहता वर्ष 2001 में एक इमारत का जो कीमत है उसके मूल कीमत का 80% था। तो हम मान लेते हैं, देखिए किसी जो इमारत है, इमारत का जो कीमत है, मूल कीमत वो 100x है। कितना मान लेते हैं? 100x मूल कीमत, मूल मतलब ओरिजिनल है ना, 100x है। कहता है 2002 में कितना, 1 में ये कितना हो गया, जो मूल कीमत था, ओरिजिनल कीमत था, उसका 80% हो गया। तो 80% हो गया तो 100x का 80% कितना होगा? 80x। और 2002 में उसका जो कीमत है, अब 2002 आ गया, जो इसका कीमत है उसके मूल कीमत का 60% है। मूल कीमत कितना है? 100x है, इसी का 60% है। तो 100x का 60% कितना होगा? 60x। अरे भैया ये x है। अब क्या कहता है, 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने % की कमी आई? 2001 से 2002 तक कितने की कमी आई? तो कितने की कमी आई आप हमें बताओ। तो कितने की कमी आई? 20x की। 20x की कमी आई कितना में? 80 में। तो 100 में कितना? यही तो परसेंटेज है ना जी। 1 से x कट गया, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, कितना % का कमी आ गया? 25% का कमी आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न संख्या 53 है, कहता है इस टाइप का जो प्रश्न है, टाइप क्या है? बाय 1 गेट 1 फ्री। इस टाइप का सुना है ऑफर, प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ा चुके हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, तरह तरह का कंडीशंस होता है। बाय 10 गेट 1 फ्री, 10 खरीदो 1 फ्री पाओ। तो इसी टाइप पे एक प्रश्न है, कहता है किसी दुकान में एक ऑफ़र के तहत 4 खरीदने पे 1 मुफ्त है। 4 खरीदने पे 1 मुफ्त, बाय 4 गेट 1 फ्री, यही है ऑफ़र। तो कहता है छूट क्या है ना। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो कीमत है, एक वस्तु का जो कीमत है वो 10 रुपया है। एक वस्तु का कीमत कितना है? 10 रुपया है। अब भाई साहब ये जब मार्किंग करेगा कीमत का, एक वस्तु का कीमत कितना है? 10 रुपया है मान लेते हैं। तो देखिए एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है, तो जो मार्किंग करेगा प्रत्येक वस्तु पे 10 रुपया। तो चूँकि वो 5 वस्तु दे रहा है तो कितने का दिया? 50 रुपया क्या हो गया मार्किंग उसका, है ना। जब बेचने की बात आई तो कीमत कितने का लेगा? 4 का ही कीमत लेगा। कीमत कितने वस्तु के लगा? 4 का। क्यों? क्योंकि एक तो फ्री है, उसका कीमत जोड़ेंगे तो फ्री हुआ कहाँ। तो जब बेचने की बात आई तो जो विक्रय मूल्य मिला वो 4 वस्तु का ही मिला। तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4 गुना 10, 40 रुपया। अब देखिए 50 लिख करके 40 में बेचा तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट है। तो कितने रुपया का डिस्काउंट है? तो 10 रुपया का डिस्काउंट है। किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? यही तो है, कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 50, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20। तो जो हमारा डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया? 20%। दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमारे पास टाइम का अभाव है इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में ख़रीदा। 30 मशीन को 1000 में ख़रीद लिया, ठीक है। उसने मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या हो गया 54। मरम्मत कराने के बाद जो बेचा 300 रुपया प्रति मशीन, तो एक मशीन पे 300 रुपया लिया और कुल कितने मशीन था? 30 मशीन। तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया 9000 रुपया। दूसरी बात कहता है बेच दिया, उसके बाद 150 रुपया प्रति मशीन लाभ हुआ। तो इसको जो लाभ हुआ वो 150 रुपया हुआ एक मशीन पे लाभ। तो 30 मशीन पे कितना होगा? 4500 रुपया। अब बताइए इसको खरीदा कितना में होगा? ठीक है, अब लाभ लेके बेच रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, होता है ना जी। तो यहाँ से क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। तो यहाँ से जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4500 रुपया। अब ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य 4500 रुपया है जिसमें 2 चीज़ें शामिल है। पहली कि 1000 रुपया उसमें वो क्या लगाया था? पूंजी लगाया था, 1000 में खरीदा था। और दूसरा कौन सा खर्च है? तो मरम्मत का खर्च है, क्योंकि दे रखा है मरम्मत कराने के बाद, मरम्मत कराने के बाद बेचा। तो 1000 रुपया तो जो खरीदा वही है ना। ऐसे तो देखा जाए तो परचेज कितना में किया? 1000 में, लेकिन यहाँ 4500 कैसे आया? तो 4500 इसलिए आया चूँकि उस पर मरम्मत कराने का भी खर्च आया। तो टोटल 4500 पड़ा उसको खर्चा।
टोटल क्रय मूल्य उसको 4500 पड़ा, जिसमें से 1000 में वो ख़रीदा था, तो मरम्मत का खर्च कितना पड़ा हमारा 3500 रुपया। तब ना 3500 1000 में ख़रीदा, 3500 का रिपेयरिंग कराया, टोटल कितना कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 4500 रुपया, और उसमें 4500 का प्रॉफिट लिया और बेच दिया, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 9000 रुपया हो गया। देख रहे हैं कितना बड़ा मार्जिन है। चलिए तगड़ा मार्जिन है, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या जो 55 है, इसको हम समझाते हैं डिटेल में। देखिए कहता है रामा अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन तेल मिलाकर संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पे बेचता है। पेट्रोल महंगा है ना, तो आजकल तो ही हो रहा है, इतनी महंगाई है, 101 के पार चला गया पेट्रोल। कहता है पेट्रोल में 20% केरोसिन मिला दिया। तो भैया जी आप हमें बताइए 20% मिलाया, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि अगर 5 लीटर पेट्रोल है, देखिए 5 लीटर क्या है पेट्रोल है, तो उसमें 1 लीटर क्या मिला दिया केरोसिन, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल कितना हो गया टोटल हमारा हो गया 6 लीटर। अब इस 6 लीटर को किसके रेट में बेचेंगे, पेट्रोल के भाव में। अब कोई बोलेगा केरोसिन के भाव में बेचेंगे, तो बकलोले ना है, हाँ? अरे ज़्यादा जिसको कीमत मिलेगा उसी पर ना बेचेंगे, मिलाया क्यों हम लोग। तो देखिए 5 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर केरोसिन मिला दिए, टोटल 6 लीटर हो गया, और इस 6 लीटर को हमने पेट्रोल के दाम में बेच दिया। बहुत चालाक है हम, ठीक है। अब क्या कहता है, यदि केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है। अब देखिए 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे 40% बराबर 40/100, तो 20 × 40 20 25 2/5 हो गया। अब कहता है जो केरोसिन का जो कीमत है पेट्रोल के कीमत का 40% है ना। तो केरोसिन का जो क्रय मूल्य है वो पेट्रोल के क्रय मूल्य का, तो जो केरोसिन का जो पेट्रोल कीमत है वो किस पे डिपेंड करता है, पेट्रोल पे। तो हम मान लेते हैं पेट्रोल का जो कीमत है ना, पेट्रोल का जो कीमत है 5 रुपया प्रति लीटर है, 5 रुपया क्या है प्रति लीटर है। तो केरोसिन का कीमत क्या होगा, तो 5 का 40% कितना होगा 2, तो हमारा हो गया 2 रुपया प्रति लीटर। किसका हो गया, केरोसिन का कीमत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, तभी तो लाभ निकाल पाएंगे। कहता है लाभ बताइए कितना है, लाभ या लाभ परसेंट, क्या पूछा, लाभ परसेंट पूछा, पहले लाभ निकालेंगे। तो क्रय मूल्य देखेंगे, देखिए खरीदते समय वो अलग अलग खरीदा, 5 लीटर पहले पेट्रोल खरीदा, तो 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 5 रुपया, तो 5 लीटर का 25 रुपया। अब 1 लीटर उसमें केरोसिन भी खरीदा, तो 1 लीटर केरोसिन का कितना 2 रुपया, तो कुल मिला के हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 27 रुपया। और जब बेचने की बारी आई तो सभी को पेट्रोल की कीमत पे बेच दिया, तो सभी मिला के कितना हुआ 6 लीटर। अब पेट्रोल का कीमत में बेचेंगे तो पेट्रोल का कीमत 5 रुपये लीटर, 6 लीटर बेच दिए तो कितना हो गया 23 रुपया हमारा। अब बताइए किसी चीज़ को 27 में ख़रीद के 23 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना का होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना। अब 3 रुपये का प्रॉफिट कितना पे 27 पे, तो 100 पे कितना, यही तो हमारा परसेंट है। तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो काटेंगे 3 × 27, तो हो जाएगा 100/9%। इसी को लिखेंगे तो 11 सही 1/9%, इसी को लिखेंगे तो 11.11 ... अब जो चाहे उत्तर में आपका तीनों में से कोई हो सकता है। किसी को डाउट है, आगे बढ़ते हैं। चलो चलें प्रश्न संख्या 56 पे। कहता है देखिए घबराने की बात नहीं है, किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपया है, तो आप हमें बताइए कि वो धनराशि क्या थी। देखिए ट्रू डिस्काउंट, वास्तविक बट्टा, तो जो ट्रू डिस्काउंट होता है वो कुछ नहीं SI होता है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसी को बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ट्रू डिस्काउंट यानी SI कितना दे रखा है 15 रुपया, मूलधन निकालना है, दर 5% है, समय 2 साल है, बटे 100। कोई दिक्कत है, 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो था यहाँ पे, तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया 10 × 15 150 रुपया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900
और 14,250 रुपया हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में सब हो जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। कहता है चौथे और पाँचवें वर्ष क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपया हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज की दर पे कोई जो राशि है वो 4 साल में कितनी हो जाती है? तो जो 4 साल में अमाउंट हो जाता है, 4 साल में जो अमाउंट होता है वो हो जाता है 12,900 रुपया। और 5 साल में जो अमाउंट हो जाता है मतलब मिश्र धन है ना, मूलधन प्लस ब्याज, वो हो जाता है 14,250 रुपया। 14,250 ना जी, हाँ 250 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है तो ब्याज की दर बताएं, क्या है ब्याज की दर? देखिए एसआई में हम इसको पढ़ा चुके हैं। देखिए अगर 4 साल का साधारण ब्याज, देखिएगा इस मिश्रधन में क्या क्या छुपा है पहले आप हमको ये बताइए। तो हम कहेंगे इसमें मूलधन छुपा है, और चूँकि साधारण ब्याज है और 4 साल है तो 4 साल का क्या छुपा है? साधारण ब्याज छुपा है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या छुपा है? तो इसमें देखिए चूँकि अमाउंट सेम है, 4 साल में इतना हो गया, 5 साल में उतना हो गया, तो अमाउंट सेम है, तो इसमें भी वही मूलधन छुपा है। और 5 साल का, चूँकि 5 साल है तो 5 साल का इसमें साधारण ब्याज छुपा है। कोई दिक्कत है नहीं। अब जब दोनों को घटाएंगे, क्या करेंगे? दोनों को जब घटाएंगे तो पी से पी कट जाएगा, और 5 एसआई में से क्या बचेगा? एसआई, एक एसआई है ना, एक एसआई मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो घटा दो, इधर भी घटा दो। तो घटाने के बाद जो आपको बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच गया 2, तो 2 से 9 नहीं घटेगा, बाकी लेंगे तो हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 1350 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1350 रुपया। तो अब हम देखेंगे है ना जी। अब हमको यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन तो या तो मूलधन इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो। तो इसी से निकालेंगे मूलधन, इसी से। तो यहाँ से देखते हैं जो 12,900 है, इसमें क्या है? मूलधन है और 4 साल का एसआई है। तो 1 साल का 1350, तो 4 साल का 13 चौका 52 और 2 5400। तो यहाँ से मूलधन घटा देंगे तो 12,900 में से 5400 घट जाएगा, तो 0 0, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 5 गया 7, तो हमारा मूलधन हो गया कितना? 7500 रुपया। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि 1350 रुपया का जो ब्याज लग रहा है कितना पे? 7500 पे। तो 100 पे कितना? यही हमारा क्या हो गया? 10%। आप बोलोगे समझ में नहीं आया तो क्या करें? हाँ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एसआई का फार्मूला लगा दो, ब्याज बराबर। तो ब्याज लेते हैं 1 साल का, तो 1350 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 7500 गुना समय 1 साल गुना दर पता नहीं बटे 100, काट दो। तो आर बराबर कितना हो गया? 1350 बटे 75, काट दें। 15 नमा 35 से, 15 पचे 75, 18 पचे 90, दर कितना हो गया? 18%। तो कुल मिला के इस प्रश्न में आपको पहले ब्याज निकालना था और क्या निकालना था? मूलधन निकालना था। और ये दोनों निकाल लेने के बाद आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपको निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं। आइए जो अगला प्रश्न 58 है वो चक्रवृद्धि ब्याज से है। इसको तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो हमारा सीआई का क्लास नहीं किए हैं वो यहाँ भी सीख सकते हैं। देखिए कैसे कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है। मतलब है, देखिए क्या है कि यदि मूलधन 100 रुपया है तो 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद इसका 2.2 गुना करेंगे तो 225 रुपया हो जाता है। तो यही कहने का अर्थ है कि 100 रुपया था हमारा मूलधन, 2 साल बाद हो गया 225 रुपया। हो गया मतलब इसमें मिश्रधन है, मिश्रधन है ना जी, हो गया। तो बताइए इसमें दर क्या है, रेट क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक समझिए, और इसका ट्रिक कैसे बनता है हम बताते हैं। तो 100 रुपया इसका मूलधन था, हो कितना गया? 225 रुपया 2 साल में। तो जो हो गया वो ऊपर लिखेंगे और जो था वो नीचे लिखेंगे, और चूँकि 2 साल है तो अंडर रूट करेंगे। अगर यही 3 साल होता तो क्यूब रूट करते, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ 3 साल नहीं है, क्या है? 2 साल है,
तो यहाँ 2 ही लिखेंगे और 2 लिखा नहीं जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो यही इसका ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? अगर कोई 1 रुपया 5 साल में 3 रुपया हो जाए, सॉरी 5 साल में 10 रुपया हो जाए, कोई दिक्कत? तो रेट क्या निकालेंगे? तो रेट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। और बाहर में गुना 100 करेंगे, यही होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब जो डेटा होता है ना इस तरीके से दे रखा होता है ताकि जिसका वर्गमूल और घनमूल निकला जा सके, ठीक है। अगर यहाँ घनमूल होता है तो डेटा कुछ ऐसा होता है जिसका घनमूल हो जाए। यहाँ अगर 3 साल दे दे तो इसका घनमूल निकलेगा नहीं, तो डेटा वो हिसाब से देता है जो कट छट जाए, ठीक है। और गुने क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा हो गया दर। तो 225 का वर्गमूल 15 और इसका 10, इसका 100 निकालना क्या था सर जी? निकालना क्या था? 1 सेकंड रुकिएगा, गलती माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई समझाने के क्रम में। चलिए फिर से समझते हैं इसको, फिर से थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए क्या करेंगे, कहता है 100 रुपया हो गया कितना? 225 रुपया 2 साल में। सबसे पहले 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से समझना है कि 10 रुपये का अमाउंट 15 रुपया हो गया तो ब्याज कितना लगा? 5 रुपया। 5 का ब्याज कितना पे? 10 पे। तो 100 पे कितना? 0 से 0 कट के कितना हो गया? 50%। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि 1 रुपया का धन 3 साल में 27 रुपया हो गया, तो आप इसका रेट बताइए क्या है ना। 3 साल में है तो चूँकि 3 साल में है, यहाँ 2 साल में था इसलिए अंडर रूट किए, यहाँ 3 साल में है तो घनमूल करेंगे। तो यहाँ घनमूल करेंगे 1 का, यहाँ घनमूल करेंगे 27 का। तो 1 का घनमूल 1, 27 का घनमूल 3। अब 1 से 3 हो गया तो ब्याज कितना लगा? 2 का ब्याज कितना पे? 1 पे। तो 100 पे कितना? तो 200%। हमारा रेट क्या हो गया? 200%। इसी तरीके से आप करेंगे। थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। कहता है एक किसी काम को के 2/5 भाग को, कोई काम है उसका 2/5 भाग को ये जो है 9 दिन में करता है। देखिए 2/5 भाग का मतलब हो गया कि अगर टोटल काम 5 है तो 2 काम को किसने? ए ने किया कितना दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में किया 2 काम, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन में कितना करेगा? 9 दिन में 2 काम, तो 1 दिन में, तो 1 दिन में कम करेगा, तो 2/9 काम। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझेंगे। कहता है 2/5 काम। 2/5 काम का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम अगर 5 है तो उसमें से 2 काम, तो ए ने 2 काम को किया 9 दिन में। 9 दिन में 2 काम, देखिए ऐसे समझिए कि 9 दिन में करता है 2 काम, तो 1 दिन में कितना करेगा? 2/9 काम। वही चीज़ लिखें ऊपर, कोई दिक्कत है नहीं। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर शेष काम को, कहता है ए और बी दोनों मिलकर शेष काम को, तो 5 में से 2 कर दिया, बचा कितना? 3 काम को करता है 6 दिन में। तो 6 दिन में करता है दोनों मिलके, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? तो ए प्लस बी जब मिलेगा तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन में कम करेगा, तो कितना हो गया? 3/6 यानी 1/2 काम डेली करेगा। अब देखिए जब दोनों मिलेगा तो 1/2 काम करेगा और अकेले करेगा तो 2/9 काम करेगा। तो यहाँ बी 1 दिन में कितना करेगा? तो 1/2 काम में से 1 का काम घटा देंगे, तो 1/2 माइनस 1 का काम कितना हो गया? 2/9। यहाँ से घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 18, 2 9 18, 9 माइनस 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 5। अब हो गया बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है? 5/18 काम करता है। तो कहता है टोटल काम को कितना दिन में करेगा? तो बी जो है कुल 5 काम को कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में 5/18 काम करता है, 18 ऊपर गुना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? 18 दिन। आप इसे एक नियम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर तथा तीसरी भुजाएं बराबर वाली भुजाओं से 20 ज़्यादा है तो इसके तीसरे भुजा की लंबाई बताएं। हम वीडियो पॉज नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है, परेशानी होती है। चलिए कहता है कि एक त्रिभुज का परिमाप है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग किसी त्रिभुज का परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप है वो 200 मीटर है।
कहता है इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर है तो मान लेते हैं पहला x है तो दूसरा भी क्या होगा x होगा, और जो तीसरी भुजा है वो बराबर वाली भुजा से 20 ज़्यादा है, एक भुजा दो भुजा, जो तीसरी भुजा है वो बराबर वाले से 20 ज़्यादा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 200 आएगा, तो x 2x 3x, तो 3x बराबर क्या हो गया 200 माइनस 20 बराबर 180, तो x बराबर क्या हो गया 60। तो कहता है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा हमारा यही है, इसी को ज्ञात करना है, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो हमारा आंसर उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 में x का मान ज्ञात करिए। देखिए ये जो प्रश्न है द्विघात समीकरण का है, तो द्विघात समीकरण अगर आप लोग 8-9 क्लास में नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है, लेकिन 8-9 या शायद 10 में पढ़ना है, 10 में शायद है, 8 में नहीं है 10 में है। तो कहता है x स्क्वायर, प्रश्न संख्या है 61 प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस 13x को इस दो टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसके जोड़ने पे 13x आ जाए और गुना करने पे 42 आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 6x प्लस 7x, इसको जोड़ें तो 6 प्लस 7 13x, गुना करेंगे तो 6 7 42। देखिए पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए तो क्या आ गया 42 x स्क्वायर, गुना करेंगे तो क्या आएगा 42 x स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ने पे 13x आ जाए और गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 6 7 42 x गुना x स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा टूटा हुआ भाग सही है, प्लस 42 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 7 6 42 बराबर 0। x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 हो गया और x प्लस 7 हो गया बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को गुणनफल करने पे 0 कब आता है, तब जब या तो a 0 हो तो इसको 0 करेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -6, या फिर a 0 हो तो इसको 0 करेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7। तो जो x का उत्तर आया -6 या -7 दोनों में से कोई एक ही, दोनों में से कोई होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए कहता है tan 24 इंटू tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 66, इसका मान बताइए। देखिए इस तो आप जानते हैं प्रश्न पहले से, फिर भी बता देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, tan को बदलते हैं cot में, तो इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस 66 लिखेंगे, कोई दिक्कत। इसको भी बदलते हैं तो लिखेंगे tan, इसको लिखेंगे 90 माइनस 42, तब ना 48 आएगा। इसको रहने देते हैं tan 42 tan 66। देखिए ध्यान दीजिएगा 24 66 मिला कर 90 होता है, इन दोनों को मिला कर 90 होता है, तो या आप इन दोनों को चेंज कर लीजिए या फिर इन दोनों को चेंज कीजिए। हमने पहले वाले दो को चेंज किया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा 66, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा का मान 42, यहाँ हो गया पहले से tan 42 और tan 66। अब देखिएगा इन दोनों को देखिएगा तो cot थीटा 66 को मानते हैं थीटा, तो tan थीटा। अब चूँकि थीटा का मान बराबर है तो tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, तो tan गुने cot क्या होता है, तो tan गुने cot का मान होता है 1, और यहाँ भी tan गुने cot का मान होता है 1, और सब गुना में है तो 1 गुना 1 क्या हुआ, उत्तर 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न जो है एक लंबा सा ग्राफ बना हुआ है, वो हम नहीं बना रहे हैं, जो मेरा काम का है वही बनाते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है वर्ष 1990 में लिए गए राज्यों में, देखिए लिए गया राज्य है PQRSTX, 5-6 राज्य है, 6 राज्य हो गए। ठीक है, लिए गए राज्यों में से कितने राज्यों का गन्ने का उत्पादन जो है कुल उत्पादन में 15% है, यानी कुल उत्पादन का 15% है या उससे अधिक है। तो कुल उत्पादन कितना है वर्ष 1990 में 412, तो 412 का 15% निकालेंगे 15%, तो काट दीजिएगा 3 से 5 से 5 तिया 15, 5 गुने 20 है 100, कोई दिक्कत। 10 से काटिए 10 दूना 20, 2 से काटिए 206, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 618/10 बराबर 61.8 है। तो कहता है 61.8 है या इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा किस में है, एक इसमें है 45 नहीं है, इसमें है और इसमें है, और किसी में है नहीं, इसको नहीं देखना तो योग है। तो कितने राज्यों में, 1 2 3, तो 3 राज्यों में 15% से ज़्यादा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और कहता है, देखिए 64 नंबर प्रश्न संख्या। अरे भाई साहब लिखते लिखते ना 1 घंटे के क्लास में परेशान हो जाते हैं। चलिए, परेशानी आप लोग के लिए करते हैं और आप लोग हमारे लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं। देखते हैं आधा चले जाते हैं। आप लोग बता भी दो कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप नहीं पढ़ाइए तो हम छोड़ दें पढ़ाना। कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए 64 कहता है ए और बी इसका किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी और सी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं टोटल काम 16 12 का एलसीएम 48 है। तो ए और बी 48 काम को 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। एक दिन में कितना काम, 3 काम। ठीक है, क्षमता निकल गया। कहता है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ए ने पहले इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और फिर सी ने शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो क्षमता है ना ए का अलग से है, ना बी के अलग से है, ना सी के अलग से। अगर ए बी सी का अलग अलग क्षमता हमको पता होता तो यहाँ पे निकाल लेते, ठीक है, लेकिन अलग अलग पता नहीं है। देखिए ए 5 दिन किया, फिर बी 7 दिन किया। अगर ए और बी दोनों को एक साथ मिला कर करिए तो 5 दिन ही भी करेगा, 5 दिन ही भी करेगा, है ना। अब बी और सी को मिला के चलिए, देखिए 5 दिन तो साथ में कर दिया है, बचा कितना दिन, 2 दिन। तो 2 दिन इसको साथ लेगा तो बी और सी 2 दिन करेगा। फिर बेचारा बच गया कौन, अकेला सी, वो कितना दिन करेगा, 11 दिन करेगा। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ तो है, उसी चीज़ को हम लिखें। अब बताइएगा कि ए और बी 5 दिन काम करता है तो 5 दिन, एक दिन में कितना काम, 4 काम। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम। बी और सी 2 दिन तक करता है, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। तो कुल कितना काम कर दिया, 20 और 6 26 काम कर दिया। कितना काम, 26 काम। टोटल काम कितना था, 48। 48 में कितना कर दिया, 26, बचा कितना, 22 काम। इस 22 काम को अकेले किसने किया, सी ने। तो सी ने इस 22 काम को किया 11 दिन में। तो डेली कितना करेगा, 2 काम पर डे। 22 काम को 11 दिन में, तो एक दिन में 2 काम पर डे, इसका क्षमता हो गया। तो कहता है सी अकेला इस काम को, तो देखिए 48 काम करना है और 2 काम डेली करता है, तो कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रिगोनोमेट्री। एक डोरी की पतंग से, चलता नहीं है हाथ, इतना मतलब भूख लग गया जी, सवेरे सवेरे 9 बजा ही नहीं कि भूख लग गया। चलिए कहता है एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। देखिए आप समझिए हम कहना ये क्या चाहता है, बाकी तो एनर्जी है नहीं। कहता है एक पतंग का डोरी है, इस डोरी का जो लंबाई है वो 90 मीटर है, ठीक है, और ये जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री है। तो ये कहता है हाइट बता दो। तो हमारे पास देखिए थीटा दे रखा है, इस कोण के सामने लंब है, एक क्या है, कर्ण है। इसका तो कोई यूज है नहीं, पूछा नहीं। तो कोई ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें लंब भी हो, ट्रिगोनोमेट्री से, जिसमें लंब भी हो, अरे हमारा कर्ण हुआ तो लंब भी हो और कर्ण भी हो। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 90 मीटर। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 बराबर लंब, तो पी का पी मान लेते हैं 90, 2 से काटेंगे 45, तो पी बराबर क्या होगा, 45 √3। ये हमारा क्या हो गया, हाइट। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो रोक करके लिख लेते हैं। देखिए भैया प्रश्न जो है ज्योमेट्री से, कहता है एक न्यून कोण त्रिभुज BAC में, ABC या BAC जो भी बोलिए, BAC या ABC है ना, ABC का जो मान है वो 60 डिग्री है। ABC ये कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री है। कहता है यदि O बिंदु ABC का लंब केंद्र है। देखिए लंब केंद्र क्या होता है, कहाँ लिख दें, यहाँ पे। तो त्रिभुज में बहुत सा केंद्र होता है, जिसमें एक होता है लंब केंद्र जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब लंब केंद्र क्या होता है, देखिए यहाँ से एक लंब इस पर खींचो,
यहाँ से एक लंब इस पे खींचो और यहाँ से एक लंब इस पे खींचो, और वो जो लंब तीनों खींचे हैं वो तीनों जहाँ मिलेगा वही हमारा लंब केंद्र होगा। तो हम यहाँ से एक लंब खींचते हैं, लंब है, फिर यहाँ से एक लंब हम खींचते हैं, इधर से हम लंब खींचे इधर, और एक लंब इधर से खींचेंगे, ठीक है। तो तीनों लंब है और तीनों जहाँ पे मिलेगा इसी को बोलते हैं लंब केंद्र, है ना, ऑर्थो सेंटर। ये हो गया परपेंडिकुलर सेंटर नहीं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको, ओ। अब क्या कहता है कि आप हमें बताओ कि OAC इसका और OCA इसका, इन दोनों का योग बताओ क्या होगा। कहीं दिक्कत है? नहीं है। अच्छा ये बताइए, इधर 90 तो इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90, कोई दिक्कत है? नहीं। ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 90 है, ये हमारा 60 है। तो त्रिभुज इसमें देखिएगा, इस त्रिभुज में ये 90 है 60 है, तो हमारा कितना होगा? तो 9 6 15, 90 60 150, तो बचा कितना हमारा? 30 डिग्री। दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 90 है, ये हमारा 60 है, तो 90 60 कितना हो गया? तो 90 60 हो गया 150, तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, 30 हो गया, हमें बताना क्या है? अच्छा, इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों का योग है ना, तो हमें ये वाला कोण पहले निकालना होगा। कैसे, क्यों बताते हैं। हम जानते हैं, अब क्या करेंगे एक कोण निकालने के लिए, सिंपल है, 90 है, ये 30 है। देखिए ये 30 है, ये हमारा 90 है, तो कितना हो गया? 9 3 12, ये हमारा हो गया 60। इसमें देखेंगे तो हमारा 90 है, सॉरी, इसमें हमारा 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? कोण 60 हो गया, ये तो हमारा वो है, ठीक है। तो 60 हो गया, 60 हो गया, हाँ 90। एक सेकंड रुकिए, अरे यार रुको यार, समझिए सिंपल है, थोड़ा सा समझिएगा, कलम चेंज कर लेते हैं। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो ब्लैक से है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हल्का सा क्लिक हो जाएगा, दिमाग में बन जाएगा। तो इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कोई दिक्कत? 180 होगा। तो इसमें से ये हमारा कितना हो गया? 90। तो ये कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों मिला के कितना होगा बताइए? तो 90 होगा। देखिए ए कोण और ए कोण हमारा मिला के होगा कितना? 90 होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में ये तो 90 ऑलरेडी है। अब इन दोनों पूरा कोण मिला के 90 है, और इसमें से नीचे वाला 30 है, तो इस 30 को घटाएंगे तो बचा कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका मान है? एक कोण और इस कोण, इसको तो हटा दिए, तो इसका मान कितना हो गया? 60 डिग्री। कहीं दिक्कत है? चलिए आगे और भी प्रश्न है, करें या ना करें? कर लेते हैं, 1 2 प्रश्न और है। अगला जो प्रश्न है कहता है 10 10 9 10, 11 10 11 9 का मानक विचलन बताओ। तो जब मानक विचलन बताएंगे, तो मानक विचलन के लिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? माध्य। तो कहता है 67 10 10 9 10 10, फिर 11 10 11 9, 11 10 11 9। इसका जो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कहता है मानक विचलन बताओ। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होगा? सभी का योग, माध्य यानी औसत, सभी का योग बटे सभी की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जोड़ेंगे तो 90 होगा, और बटे 9 संख्या, तो 9 से भागा देंगे, क्या होगा? 10। अब इस 10 से हम सबको घटाएंगे, तो 10 से 10 घटाएंगे 0, इस 10 से 10 घटाएंगे 0, 10 से 9 घटाएंगे 1, 10 से 10 घटाएंगे 0, 10 से 10 घटाएंगे 0, यानी 2 बार 0, और 10 से 11 घटाएंगे तो 1, 10 से 10 घटाएंगे 0, और 10 से 11 घटाएंगे, अरे यार मतलब घटा करके माइनस में ही लिखना है, प्लस में ही लिखना है। अगर बड़ा है तो ऊपर से नीचे घटा दो, छोटा है तो इसी से घटा दो, 1 और 1, ठीक है। तो कितना हो गया? बटे कर दो 9, इसका अंडर रूट कर दो, यही हो गया हमारा मानक विचलन। 1 2 3 4,
अंडर रूट क्या हो गया 4/9, तो क्या हो जाएगा 2/3, ये हमारा मानक विचलन है, कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न माध्यिका का है, उसको हम अभी छोड़ते हैं, एक दूसरा प्रश्न पहले करते हैं। पाइप एंड सिस्टम से है, कहता है यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं, 3 नल को हम एक साथ खोल दिए जाएं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। देखिए कहता है 3 गो नल है, इसको अगर एक साथ खोल दें तो 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटे में भरती है, एक नल यानी ये उसको 10 घंटे में भरती है, तो दूसरा उसे 15 घंटे में भरती है, तीसरा उसे 15 घंटे में भरती है, दूसरा उसे 15 घंटे में भरती है। तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली करेगा? तीसरा नल खाली करने की बात बोल रहा है, तो जो तीसरा नल है वो क्या है, खाली करने वाला है, तो माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम टंकी की क्षमता निकालते हैं, 1 घंटा में है, तो 12, 10, 15 का जो एलसीएम लेंगे तो 60 है। अब देखिएगा बी जो है 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 1 घंटे में 6 भरेगा, आई तीनों मिल के 1 घंटे में 5 भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए का क्षमता कितना है 5, बी का क्षमता 6, तो 5 और 6 11, 11 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए? गलत नहीं ना जी, 5 कहाँ से आया जी? ए का तो 4, ए का 6, सॉरी ए का 6 और बी का क्षमता हो गया 4, तो 6 4 10 में से हम क्या घटाएं कि तीनों मिला के 5 आ जाए? तो यहाँ 5 घटाएंगे, 6 4 10 में से 5 गया 5, तो सी का क्षमता क्या हो गया 5। अब कहता है इस भरी टंकी को जिसमें 60 लीटर पानी है 5 के क्षमता से कितना देर में खाली करेगा? तो 12 घंटा में खाली कर देगा, अकेले रहेगा तो है। अगला प्रश्न लॉग वाला है, तो हम आपको क्लियर कर दें कि आज तक हमें लॉग समझ में आया नहीं, और समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने लॉग कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसे खुद करें या फिर जैसे करना है करें। ठीक है, बाकी आपको हम PDF दे देंगे लिंक में, और दूसरा जो सेट नंबर 4 होगा उसका भी PDF दे देंगे, ताकि आप लोग उसको देख कर रखो, और अगला वीडियो में हम उसका सोल्यूशन भी देंगे और जो PDF रहेगा वो भी दे देंगे, यानी 2 बार PDF अब देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमें हौसला मिलता है, पैसा तो मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, जय हिंद।